प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। है बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग हर रोज़ बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हैं, पुरानी चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं। उसी में आगे बढ़ेंगे हम लोग। और आज आपका पहला प्रश्न है बेहद आसान और इम्पॉर्टेंट। अकबर का मुख्य संरक्षक निम्न में से कौन है या कौन था, बताएंगे बच्चा लोग। अकबर के मुख्य संरक्षक कौन थे। पहला है बीर साल, दूसरा है बैरम खां, तीसरा है रहीम खान खाना, चौथा है अब्दुल खां। फटाफट कमेंट करेंगे। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि अकबर के जो मुख्य संरक्षक थे उनका क्या नाम था। निश्चित तौर पे कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, बैरम खां। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला प्रश्न। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में निम्न में से किन के बीच हुआ था। किन के बीच पानीपत का सेकेंड वार हुआ है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अकबर शेरशाह, दूसरा है अकबर और बैरम खां, तीसरा है अकबर और विक्रमादित्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था। और आप लोगों को इसमें कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। फटाफट बताएंगे, बहुत ही आसान है। निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, अकबर और विक्रमादित्य। हालांकि यहाँ पे हेमू होना चाहिए था, हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसीलिए यहाँ पे अकबर और विक्रमादित्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का कौन से नंबर का शासक माना जाता है। पहला ऑप्शन है 10वां, दूसरा है 11वां, तीसरा है 14वां और चौथा है 15वां। फटाफट बताएंगे। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारत के किस नंबर के शासक हैं, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 14वें नंबर के शासक थे हेमू, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और ये आखिरी शासक हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है और ये भारत के अंतिम हिंदू शासक हैं जो दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होने वाले हैं। हालांकि आप देखेंगे उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक जो है ये हर्षवर्धन को माना जाता है, लेकिन ये भारत के माने जाएंगे बिकॉज ये दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अकबर के शासन काल में 1560 से 62 का समय निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। बेहद आसान और इम्पॉर्टेंट प्रश्न। पहला ऑप्शन है पर्दा शासन, दूसरा है पेटीकोट सरकार, तीसरा है हरमदल शासन और चौथा है उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है। इसको पर्दा शासन भी कहा गया है, पेटीकोट सरकार और हरम शासन तीनों कहा गया है, क्योंकि इस दरमियान जो महल की महिलाएं हैं उनका शासन पर ज़्यादा प्रभाव था, जैसे महामानगा, जीजीयानगा और उनके जो है सगे संबंधी। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर का प्रथम आक्रमण 1561 ईस्वी में निम्न में से किस राज्य पर माना जाता है। यानी कि साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहले किस राज्य पर आक्रमण किया है, आपको ये बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, कौन सा राज्य है। पहला है मालवा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मेवाड़ और चौथा है आमेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि अकबर ने अपना सबसे पहला आक्रमण किस राज्य पे किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, मालवा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। बाज बहादुर एवं रानी रूपमती का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। किस राज्य से रानी रूपमती और बाज बहादुर का संबंध है। पहला है गुजरात, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है मालवा, चौथा है चुनार। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। बेहद आसान और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है बिल्कुल सही है, मालवा के शासक हैं। मालवा यानी कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के शासक हैं बाज बहादुर और उनकी बहुत ही सुंदर रानी जिनका नाम था रूपमती। हालांकि दोनों लोग क्या हैं, कलाकार हैं, संगीत प्रेमी हैं। और यहाँ पर आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ है, आधम खां के नेतृत्व में हुआ है। ये बात भी याद रखिएगा, आधम खां यानी कि माहम आंगा का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाज बहादुर और रूपमती का समाधि स्थित है कहाँ पर। पहला है अहमदाबाद, दूसरा है मांडू, तीसरा है धार और चौथा है मालवा।
फटाफट बताएंगे बच्चा लोग ये दोनों लोगों की समाधि कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और आसान भी है, कॉमन सेंस का है निश्चित तौर पे। जहाँ के शासक हैं वहीं पे निश्चित ही इनका क्या होगा, समाधि भी होगा। मालवा आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा गोंडवाना, जिसे गढ़ कटंगा भी कहा जाता है, पर आक्रमण के समय वहां की शासिका कौन थी। आपको बताना है गढ़ कटंगा या गोंडवाना की शासिका कौन थी जहां पर 1564 में अकबर ने आक्रमण किया है। पहली है कर्णावती, दूसरा है दुर्गावती, तीसरा है रामावती, चौथा है चांद बीबी। बताएंगे बच्चा लोग, बेहद आसान है क्योंकि ये हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका हो चुका है निश्चित तौर पे। आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, दुर्गावती। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। अकबर के समय प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था। बेहद आसान, इंपॉर्टेंट और विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, निश्चित ही आप सभी को पता है। पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है आमेर और चौथा है रणथंभौर। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, वेरी इजी आप सभी के लिए। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि आमेर के शासक ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। अकबर के साथ अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह कराने वाला आमेर का राजा भारमल निम्न में से किस वंश के थे। आपको ये बताना है कि भारमल किस वंश के थे जिनकी बेटी का नाम जोधाबाई था। पहला ऑप्शन है चौहान, दूसरा है राठौर, तीसरा है कछवाहा और चौथा है गोहिल। निश्चित तौर पे आप सभी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है, कछवाहा नारे जो है ये नरेश है। इनका जो वंश है वो कछवाहा है और अगर बात करेंगे तो आमेर के ये शासक हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न और अगला प्रश्न भी आपका बहुत ही बढ़िया है। अकबर के साथ भारमल की पुत्री का विवाह हुआ, उनका मूल नाम क्या था। यानी कि अकबर के साथ भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, उनकी पुत्री का मूल नाम क्या है। पहला ऑप्शन है जोधाबाई, दूसरा है हरखाबाई, तीसरा है मानबाई, चौथा है दुर्गाबाई। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, भारमल की पुत्री का वास्तविक नाम या मूल नाम क्या था। निश्चित तौर पे आप सभी को याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरखाबाई था। जितनी भी महत्वपूर्ण रानियां हैं सबका 2 नाम है, चाहे आपकी वो जोधाबाई हो, इन्हीं का जो मेन नाम है वो क्या है, जोधा, लेकिन मूल नाम हरखा है। और जैसे आपने देखा था कि जो नूर जहाँ है इनका भी नाम है मेहरुन्निसा। आप मुमताज़ महल का नाम भी देखते हैं, अर्जमंद बानो बेगम है। ऐसे ही सभी रानियों का जो है नाम है, एक मूल नाम और एक जो उनके पतियों के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान वहाँ का शासक कौन था। यानी कि जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1567 में, डेट भी याद रखिए, मतलब ये ईयर भी याद कर रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय वहाँ के शासक कौन है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, दूसरा है विक्रमादित्य, तीसरा है उदय सिंह और चौथा है भोजराज। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि 1567 ईस्वी में चित्तौड़ का शासक कौन था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, उदय सिंह शासक थे चित्तौड़ के, जो कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले शासकों में से एक हैं। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर गजारोही पाषाण प्रतिमाएं स्थापित करवाईं। पहला ऑप्शन है जयमल, दूसरा है फत्ता, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग, बेहद इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि वो कौन से 2 महान शख्सियत या वीर हैं जिनकी वीरता से अकबर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनकी पाषाण प्रतिमाएं हाथी पर जो है बैठी हुई अपने किले के दरवाजे पर उन्होंने खड़ा करवाया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। ये जो जयमल और मतलब फत्ता है ये कहाँ के हैं, चित्तौड़ के राजा जो अजीत सिंह हैं उन्हीं के सेनापति हैं। इन्होंने अजीत सिंह को किले से भगा दिया था और इनसे कहा कि आप चले जाइए, आपकी जान को खतरा है। क्योंकि मुग़ल सेना बहुत बड़ी थी, जब इन्हें लगा कि अब हम
हार जाएंगे, किले पर अकबर का आक्रमण हो जाएगा, तो उन्होंने अपने मतलब राजा यानी कि अजीत सिंह को सुरक्षित किले से बाहर निकाल दिया और अजीत सिंह जंगलों में चले गए थे। और जयमल और फत्ता बहुत बहादुरी से लड़े थे और अकबर इनकी बहादुरी से इतने ज़्यादा मतलब जो है इम्प्रेस हुए या प्रभावित हुए कि इनकी जो गजारोही प्रतिमाएं हैं अपने किले के दरवाजे पर बनवाया था इन्होंने। याद रखिएगा, ये किसके राज्य के हैं? अजीत सिंह के चित्तौड़ के राजा के सेनापति हैं जयमल और फत्ता। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, अकबर ने सर्वप्रथम किस आक्रमण के दौरान प्रथम बार समुद्र को देखा एवं पुर्तगालियों से मिला? यानी कि वो कौन सा अकबर का आक्रमण है जिस दौरान उसने पहली बार समुद्र को देखा था और पहली बार उसने पुर्तगालियों से भेंट की थी? आपको बता रहे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है गुजरात, दूसरा है मालवा, तीसरा है बंगाल और चौथा है अहमदनगर। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, बेहद आसान है लेकिन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निश्चित तौर पे आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है बिल्कुल सही है। गुजरात विजय के दरमियान ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था और पुर्तगालियों से मिले थे। आप सभी को पता होगा पश्चिमी तटों पर ज़्यादातर पुर्तगालियों का ही दबदबा बना रहा और जो आपका पूर्वी तट है इस पर फ्रांसीसियों का। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, अकबर के सैन्य अभियानों में सबसे द्रुत अभियान किस राज्य के विरुद्ध माना जाता है? यानी कि अकबर ने जो अभियान किए हैं उसमें से सबसे तेज गति से किया गया अभियान किस राज्य के खिलाफ है? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कंधार और चौथा है असीरगढ़। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। और आप लोगों को ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुकी हूँ। आप सभी को व्याख्या के दरमियान मैंने ये बताया था कि जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही है। गुजरात अभियान को अकबर ने बहुत फास्ट किया था, बहुत तेज़ी से ये अभियान को उन्होंने अंजाम दिया था, जिसकी उम्मीद वहाँ के विद्रोहियों को भी नहीं थी। इतनी जल्दी ये मात्र 7 दिनों के सफ़र में ही उस समय के टाइम में गुजरात पहुँच गए थे आगरा से। अगला प्रश्न देखिए, अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा माना जाता है? ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है असीरगढ़, दूसरा है खानदेश, तीसरा है अहमदनगर और चौथा है मेड़ता। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, अकबर का अंतिम सैन्य अभियान यानी कि इसके बाद अकबर की मृत्यु हो गई थी, आपको बताना है वो कौन सा अभियान है। निश्चित ही आप सभी को ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, असीरगढ़ के खिलाफ इनका अंतिम अभियान हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया है। हल्दी घाटी का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, आपको बताना है ये किसके बीच लड़ा गया है और ये आप सभी को पता होना चाहिए। आपका पहला ऑप्शन है अकबर और महाराणा प्रताप, दूसरा है उदय सिंह और अकबर, तीसरा है महाराणा प्रताप और मान सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, हो सकता है इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाए, क्योंकि ऑप्शन ऐसा है कि कन्फ्यूज़न होना थोड़ा थोड़ा लाजमी है। देखते हैं आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं या नहीं होते हैं। याद रखेंगे बच्चा लोग, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर स्वयं नहीं गए थे, बल्कि उनका सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच ये युद्ध हुआ था। दोनों तरफ क्या है, राजपूत हैं, अकबर यहाँ पे नहीं है। मान सिंह ने अकबर के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े थे। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, हल्दी घाटी का युद्ध किस तिथि को हुआ था? डेट बताना है आपको, यानी कि ईयर और जो डेट है वो दोनों बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध किस तिथि को हुआ था? जब तिथि आ जाता है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है, इसीलिए आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है 18 जून 1576, दूसरा है 9 जून 1576, तीसरा है 21 जून 1576 और चौथा है 9 जनवरी 1576। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कब की घटना है। ये तथ्यात्मक है, लेकिन याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। 18 जून 1576 को हुई थी हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए बच्चा लोग देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाज़ा निम्न में से किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में था, जो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा माना जाता है? पहला है मेवाड़, दूसरा है बंगाल, तीसरा है गुजरात और चौथा है खानदेश। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे
कि कौन से राज्य के विरुद्ध विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। और आप सभी को इसका उत्तर पता है, हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, गुजरात अभियान। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। अकबर द्वारा जीते गए राज्यों से संबंधित शासकों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पे शासक दिए हैं और दूसरी तरफ जो है आपका स्थान है। आपको बताना है कि कहाँ पे कौन से राजा का शासन था और कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है गोंडवाना, क्या यहाँ के शासक वीर नारायण थे। दूसरा है रणथंभौर, क्या यहाँ के राजा सूरजनहाड़ा थे। तीसरा है मारवाड़, क्या यहाँ के शासक चंद्रसेन थे। और चौथा है गुजरात, क्या यहाँ के शासक मुजफ्फर खां तृतीय थे। पांचवा है उपरोक्त सभी सही हैं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि सत्य है। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। सारी बातें बिल्कुल सही हैं। गोंडवाना के शासक वीर नारायण है, जिनकी संरक्षिका के रूप में थी दुर्गावती। दुर्गावती इनकी संरक्षिका थी, याद रखिएगा। और शासक थे वीर नारायण, जो कि अल्पवयस्क थे। रणथंभौर में सूरजनहाड़ा थे। मारवाड़ में चंद्रसेन थे। गुजरात में मुजफ्फर खां तृतीय थे। सारे बिल्कुल सुमेलित हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे तथ्य आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिए, चांद बीबी का संबंध किस राज्य से है। किस राज्य से था चांद बीबी का संबंध, आपको बताना है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। पहला है अहमदनगर, दूसरा है असीरगढ़, तीसरा है दौलताबाद और चौथा है खानदेश। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, चांद बीबी का संबंध किस क्षेत्र से या किस राज्य से है। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि जो चांद बीबी हैं, इनका जो जन्म है वो अहमदनगर में हुआ था। अहमदनगर की बेटी है और इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था बीजापुर में। याद रखिएगा, विवाह कहाँ हुआ था, बीजापुर में हुआ था। और पुत्री कहाँ की थी, अहमदनगर की। तो संबंध कहाँ से है, अहमदनगर से। और इसी की राजनीति में इनका हस्तक्षेप भी था, यहीं की राजनीति से संबंधित हैं आपकी चांद बीबी। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का सेनापति कौन था। पहला है झालामन, दूसरा है भामाशाह, तीसरा है हकीम खां सूर और चौथा है मानसिंह। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। एक राजपूत शासक का जो सेनापति है, जो सेना को लीड कर रहा है, वो कौन है, वो एक मुस्लिम जो है व्यक्ति हैं, जिनका नाम है हकीम खां सूर। याद रखिएगा, कितना अतिशयोक्ति है कि राजपूत शासक का सेनापति है एक मुस्लिम, और मुस्लिम शासक यानी कि अकबर का जो सेनापति है वो कौन है, एक राजपूत शासक। क्या मतलब, अतिशयोक्ति है। ऐसी चीज़ें भी हमारे यहाँ के इतिहास में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होने पर राणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि क्या सही हो जाएगा। पहला है चावड़, दूसरा है दीवेर, तीसरा है गोगुंदा, चौथा है कुंभलगढ़। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कि कौन सी जगह पर हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होने के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी। बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा के शासक थे, जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और ये कभी मुगलों के हाथ भी नहीं आए। और ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, अकबर द्वारा किए गए कार्यों एवं उनके वर्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला है दास प्रथा का अंत 1562, दूसरा है तीर्थ यात्रा कर 1563 और चौथा है जजिया कर समाप्त करना 1564 और चौथा है उपरोक्त सभी है सही हैं। और आप सभी को ये सारी चीज़ें मैं पहले ही सॉल्व करा चुकी हूँ। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक डेट आपको याद होना चाहिए और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आप सभी को इसका उत्तर पता है कि जजिया 64, तीर्थ यात्रा कर 63, दास प्रथा 62 में अकबर ने समाप्त कर दिया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न था आज का। देखिए आपका अगला प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है। अकबर द्वारा अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी निम्न में से कब स्थानांतरित किया गया था। आपको ये बताना है। पहला है 1571, दूसरा है 1572, तीसरा है 1575 और चौथा है 1576। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कि अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किया है।
और निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। 1571 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी राजधानी स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा है। 1575 ईस्वी में धार्मिक वाद विवाद के लिए अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, और ये इबादत खाना उन्होंने कहाँ बनवाया था आपको ये बताना है। पहला है आगरा, दूसरा आमेर, तीसरा है फतेहपुर सीकरी और चौथा है दिल्ली। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की है, तो निश्चित तौर पे कहाँ पे बनवाएंगे? फतेहपुर सीकरी में। बेहद इंपॉर्टेंट है ये, और आप सभी को ये पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए मजहर की घोषणा निम्न में से कब की गई थी? ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने समस्त धार्मिक मामले अपने हाथों में ले लिया था। उलेमा वर्ग से ऊपर हो गए थे अकबर, और ये घोषणा उन्होंने मजहरनामा के नाम में की थी। और मजहर का घोषणा उन्होंने कब किया है? 1578, 1579, 1580 या 1582? फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। 1579 की घटना है ये, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, मजहर नामक दस्तावेज का प्रारूप निम्न में से किसने तैयार किया था? आपको बताना है कि मजहर नामक जो दस्तावेज है इसका प्रारूप किसने तैयार किया। पहला है शेख मुबारक, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है फैजी, चौथा है उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप सभी को इसका उत्तर याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो जो भी चीज़ें आपको नहीं मिले उसको बार बार रिवीजन कर लिया करिए, याद कर लिया कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इन सभी ने अपना सहयोग दिया है, जिसमें जो मेन है वो शेख मुबारक हैं। याद रखिएगा, शेख मुबारक के ही ये दोनों क्या हैं? बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में निम्न में से किस धर्म की स्थापना की गई थी? पहला है दीन इलाही, दूसरा है सुन्नी इलाही, तीसरा है फर्ज इजादी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप सभी को पता है। ईयर भी याद रखेंगे बच्चा लोग कि 1582 में ही स्थापना किया गया है दीन इलाही का। ये बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए आप सभी को। 1582 दीन इलाही। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। पहला है फैजी, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है महेशदार और दास, और चौथा है शेख मुबारक। फटाफट बताएंगे। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? यानी कि जो दीन इलाही धर्म में लोगों को दीक्षित करता था वो कौन था? आपको ये बताना है। फैजी, अबुल फजल, महेशदास और शेख मुबारक। निश्चित तौर पे आप सभी को उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अबुल फजल ही इसके मेन पुरोहित या प्रधान थे, जो लोगों को दीक्षित करते थे इस धर्म में। हालांकि मेन जो काम करते थे वो अकबर करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म में दीक्षित एकमात्र हिंदू बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी आया है कि दीन इलाही में दीक्षित होने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल थे। इनका वास्तविक नाम क्या था आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है तानसेन, दूसरा है महेश दास, तीसरा है कीरत दास, चौथा है गोकुल। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। महेश दास नाम था बीरबल का, जो कि एकमात्र हिंदू हैं जिन्होंने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न भी देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन है, अकबर निम्न में से किस चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संत का परम भक्त था? पहला है मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है आपका बख्तियार काकी, तीसरा है शेख सलीम चिश्ती, चौथा है निज़ामुद्दीन औलिया। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। अकबर निम्न में से किस चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संत का परम भक्त था? यानी कि आपको बताना है कि वो संत कौन हैं। और निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, यानी कि जिनके आशीर्वाद से अकबर का जन्म हुआ था वो हैं कौन? शेख सलीम चिश्ती। इनका मज़ार भी या दरगाह भी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए, इंपॉर्टेंट है। अकबर द्वारा इलाही संवत कब जारी किया गया? दीन इलाही धर्म तो 82 में हुआ है, लेकिन संवत भी अकबर ने चलाया था। इलाही संवत आपको बताना, ये संवत कब चलाया है अकबर ने?
1580, 1584, 1583 या 1585? बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे। इलाही संवत अकबर के द्वारा कब जारी किया गया था? और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 1584 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही संवत को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ये पता होना चाहिए क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। अकबर की इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों में कौन सा सही है? पहला है देवी एवं पुरुषोत्तम, दूसरा है हरिविजय सूरी जिनचंद्र सूरी, तीसरा है दस्तूर मेहरजी राणा, चौथा है एका बीबा और मौनसेरात और पांचवा है उपरोक्त सभी। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, चूँकि आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सी बातें हैं जो कि बिल्कुल सही हैं। निश्चित तौर पे इसका प्रत्येक स्टेटमेंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी लोगों को इनवाइट किया था अकबर ने अपने इबादत खाने में फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, अकबर ने किस सिख धर्म गुरु को 500 बीघा जमीन प्रदान की जिसमें कालांतर में अमृतसर नगर और स्वर्ण मंदिर की स्थापना हुई? आपको बताना है उस गुरु का नाम क्या है और ये भी हम लोग कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है अमरदास, दूसरा है रामदास, तीसरे हैं अर्जुन देव और चौथा है गुरु नानक। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फटाफट कमेंट करेंगे और आप सभी का उत्तर सही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है बिल्कुल सही है, रामदास इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि अमरदास की पुत्री को भी उन्होंने बहुत सारे गांव दान में दिए थे जिनका नाम बीबी भानी था, लेकिन पर्सनली जिनको दिया है वो कौन है? रामदास, जिनको 500 बीघा ज़मीन दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, फतेहपुर सीकरी के निर्माण का निम्न में से वास्तुकार कौन है? वास्तुकार कौन थे फतेहपुर सीकरी के? आप सभी को पता है जब भी कोई चीज़ बनता है तो उसका कोई ना कोई डिज़ाइनर होता है, तो आपको बताना है कि इसके डिज़ाइनर कौन है। ऑप्शन नंबर आपका पहला है शेख मुबारक, दूसरा है मुल्ला दो प्याजा, तीसरा है बहाउद्दीन और चौथा है फैज़ी। कॉमन सेंस का है बच्चा लोग, निश्चित ही आप सभी को ये पता होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है, आसान भी है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, बहाउद्दीन होंगे। फैजी तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है, बहाउद्दीन होंगे, इन्हीं का क्षेत्र है, बाकी लोगों का अलग अलग जो है क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अकबर के दरबारी चित्रकारों में शामिल हैं। अकबर के दरबारी चित्रकारों में कौन शामिल थे आपको ये बताना है। पहले है दसवंत, दूसरा है बसावंत, तीसरा है अबुसमत, चौथा है ये सभी। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, अकबर के दरबारी चित्रकारों में कौन सा है जो कि सही है या कौन है जो कि शामिल है। निश्चित तौर पे ये सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ये एकदम कंफर्म रहे आप लोगों को कि ये लोग अकबर के दरबार से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के दरबारी गायकों में कौन प्रसिद्ध हैं? कौन है जो अकबर के दरबारी गायक हैं? पहला है तानसेन, दूसरा है बाज बहादुर, तीसरा है बाबा रामदास, चौथा है बैजू बाबरा और पांचवा है उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग, अकबर के दरबारी गायकों के बारे में कौन सा सही है। और आप देख रहे हैं कि अकबर के दरबार में चित्रकार भी हैं, अकबर के दरबार में गायक भी हैं, अकबर के दरबार में हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि अकबर के साम्राज्य में सभी क्षेत्र का विकास हुआ था, इसीलिए तो अकबर के काल को मुगलों का स्वर्ण काल कहा जाता है। निश्चित तौर पे बच्चा लोग ये सारे लोग शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है। जो आपके बाज बहादुर हैं ये भी क्या है? संगीत से जुड़े हैं, ये भी कुछ दिनों तक अकबर के दरबार में रहे थे जब इनका क्षेत्र मालवा मुगलों के साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इस तरह से ये सारे लोग अकबर के दरबार से जुड़े हैं। तानसेन, बाज बहादुर, रामदास, बावरा, सभी लोग क्या हैं? अकबर के दरबारी गायक हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट में भी आया हुआ था। कंठा भरण वाणी बिलास की उपाधि अकबर ने निम्न में से किस संगीतज्ञ को प्रदान की थी? आपको बताना है ये उपाधि अकबर ने किसको दिया था और आप सभी को ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बैजू बाबरा, दूसरा है तानसेन, तीसरा है बाबा रामदास और चौथा है बाज बहादुर। बताएंगे बच्चा लोग किसको ये उपाधि अकबर ने प्रदान किया था? कंठा भरण वाणी बिलास।
निश्चित तौर पे आप सभी को पता होगा सबसे फेमस जो संगीतकार थे वो थे तानसेन, जिनको अकबर ने ये उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, अकबर के शासनकाल में आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूल की प्रणाली दहसाला बंदोबस्त का जनक कौन था? आपको बताना है दहसाला बंदोबस्त का जनक कौन था। बेहद इम्पॉर्टेंट और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान। ये भू राजस्व से जुड़े हुए हैं और आप सभी को पता है कि वो कौन है, टोडरमल, फैजी, भगवान दास या बीरबल। निश्चित तौर पे मोस्ट फेमस पर्सनालिटी राजा टोडरमल, जिन्होंने 10 साला बंदोबस्त दिया था। 10 सालों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने एवरेज निकाला और बताया कि कितना भू राजस्व वसूला जाना चाहिए। और अकबर के टाइम पीरियड में नगद भू राजस्व वसूला जाता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने अपनी राजधानी को लाहौर कब स्थानांतरित किया था? देखिए फिर से एक बार अकबर ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया है और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को कब बनाई ये बताना है आपको। पहला है 1580, दूसरा 1582, तीसरा 1585 और चौथा है 1590। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। अकबर ने अपनी राजधानी फिर से लाहौर कहाँ बनाई? आपने देखा आगरा से ले गए फतेहपुर सीकरी 1571 में। अब फतेहपुर सीकरी से ये लाहौर भी अपनी राजधानी ले जा रहे हैं और ये कब लेके जा रहे हैं याद रखिएगा, और ये 1585 की घटना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अकबर ने बल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग के किस धर्म गुरु के गोकुल व जैतपुरा की जागीर प्रदान की? आपको बताना है कि बल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग के जो धर्म गुरु हैं उनको गोकुल व जैतपुरा की जागीर अकबर ने प्रदान की थी। आपको बताना है कि वो कौन है। पहला ऑप्शन है वल्लभाचार्य, दूसरा है विट्ठलनाथ, तीसरा है गोकुलेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन से हैं जिनको अकबर ने ये जागीरें दान स्वरूप में प्रदान किया है। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, विट्ठलनाथ इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चा लोग देखेंगे अगला प्रश्न। हम लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम लोग अपने प्रश्न को समाप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, अकबर ने जैन धर्म के किस आचार्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? ये प्रश्न भी नेट में पूछा हुआ है पहले के टाइम में। निश्चित तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा लोग। बताएंगे अकबर ने कौन से जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी है? पहला है हरि विजय सूरी, दूसरा है जिन चंद्र सूरी, तीसरा है विजय सेन सूरी और चौथा है शांति चंद्र। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट उत्तर देंगे इसका कि कौन हो जाएंगे आपके जगत गुरु। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है यही सही है। हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। और एक और याद रखिएगा, जिन चंद्र सूरी को अकबर ने युग प्रधान की उपाधि दी थी। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज ना होइएगा, कुछ याद कर लीजिए, ट्रिक बना लीजिए। जो हर तरफ विजय की झंडी गाड़ दे वो जगत गुरु कहलाएगा। और जैसे जिन चंद्र, चंद्र क्या है? ये युगों युगों तक रहता है, चंद्र युगों युगों तक रहता है, इसलिए जिन चंद्र क्या है? युग प्रधान है। और जो हर तरफ विजय का झंडा लहराए वो जगत का गुरु है। तो इस तरह से कुछ भी करके याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, हर विजय और जिन चंद्र सूरी। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा निम्न में से किस राजपूत शासक को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई? अकबर द्वारा किस राजपूत शासक को अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई? पहले हैं भारमल, दूसरे हैं भगवान दास, तीसरे हैं मान सिंह और चौथा है सूरजहाड़ा। बताएंगे बच्चा लोग किसको अकबर ने ये उपाधि दी है? और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही है, भगवान दास। याद रखिएगा, भारमल के पुत्र हैं भगवान दास और भगवान दास के पुत्र हैं मान सिंह। इन तीनों लोगों ने अपनी सेवाएं अकबर के दरबार को दिया है, जिसमें से मान सिंह ने सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े थे अकबर के लिए। और इन्हीं के आगे चल कर के वंशज होंगे जिनका नाम आपने सुना होगा, जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह का नाम आपने सुना होगा।
सवाई राजा जय सिंह का नाम आपने सुना होगा। ये किसके वंशज है? इन्हीं के, जो औरंगजेब के बाद के टाइम पीरियड तक बने रहे थे। याद रखिएगा, इनका पूरा का पूरा खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी मुगलों का सहयोगी बना रहा। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, किस मुगल शासक को सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय दिया जाता है? जब तक कि स्वयं विधवा इसके लिए अधिक इच्छुक ना हो, यानी कि जब तक जो महिला है वो खुद से इच्छुक ना हो सती होने के लिए, उसको सती नहीं किया जा सकता। इस तरह का बैन या प्रतिबंध लगाने का प्रयास किस शासक ने किया है? पहला है बाबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरे हैं अकबर और चौथा है शाहजहां। ये भी आप सभी को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, कई बार एग्जाम में आया है। अकबर ने ये प्रयास किया था और इसको आगे औरंगजेब ने भी प्रतिबंधित किया था। याद रखिएगा, औरंगजेब ने भी प्रतिबंधित किया था ये चीज़ को। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अकबर से भी ज़्यादा सख्ती से इन्होंने प्रतिबंधित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, अकबर के 9 रत्नों में कौन सा एक सही नहीं है? आप सभी को बता चुकी हूँ, इतिहास के 2 ग्रेट शासक जिसमें हैं अकबर और अशोक, ये लोगों के सॉरी अकबर जो है और अशोक, ये बिल्कुल ग्रेट हैं। लेकिन 9 रत्न किसके दरबार में हैं? अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से आपका कौन सा है जो नहीं है? पहला है बीरबल, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है टोडरमल, चौथा है भगवान दास और पांचवा है उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग। निश्चित तौर पे ये महान विभूतियां तो होंगी होंगी, बीरबल तो निश्चित ही होंगे, इनको कौन मना कर सकता है। अबुल फजल तो अकबर के बहुत अच्छे दोस्त थे, ये भी होंगे। राजा टोडरमल का जो है भूमिका आप देख ही रहे हैं, भू राजस्व में कितना ज़्यादा है, तो इनको कौन रोक सकता है, ये तो होंगे ही। और भगवान दास को तो आप जान ही रहे हैं कि ये काफ़ी जो है पहले जो राजा हैं जिन्होंने अधीनता स्वीकार करी, उनके पुत्र हैं और ये उनके दरबार में हैं। निश्चित तौर पे ये चारों लोग होंगे, तो उपरोक्त सभी सही है बच्चा लोग। ये सारे लोग यानी कि ये चारों, ये नाम याद रखिएगा, 9 रत्नों में शामिल हैं। बाकी बचे और 5, यानी कि टोटल कितने हैं? 9। अच्छा देखिए, यहाँ भी आपके सामने बेहतरीन प्रश्न है। अकबर के 9 रत्नों में कौन सा एक सही है? पहला है तानसेन, दूसरा है मानसिंह, तीसरा है अब्दुल रहीम खान खाना, चौथा है मुल्ला दो प्याजा और पांचवा है हकीम हुकाम और छठा है उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग, अकबर के 9 रत्नों में इनमें से कौन सा है जो शामिल है? निश्चित तौर पे आप सभी को पता है, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। तानसेन भी हैं, मान सिंह भी हैं, इनके पिता आप देख रहे भगवान दास भी हैं, अब्दुल रहीम खान खाना तो हैं ही, मुल्ला दो प्याजा जो खाने के साथ 2 प्याज खाते थे, ये भी हैं, और हकीम हुकाम भी हैं। ये सभी लोग हैं। 9 रत्नों के नाम आपके सामने हैं। इनका नाम आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए कि अकबर के दरबार में 9 रत्न कौन कौन से थे, जिसमें से मान सिंह, भगवान दास पिता पुत्र को याद कर लीजिएगा। बाकी बीरबल, अबुल फजल तो आपको याद ही हो जाएंगे, और इसके अलावा आपको नाम याद होना चाहिए टोडरमल का, और साथ ही तानसेन, ये तो गायक हैं, खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। इस तरह से 9 रत्न आपके सामने हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, ये भी बहुत ही बढ़िया है। अकबर के समय राजकीय भाषा क्या थी? अकबर के समय मुगल दरबार की राजकीय भाषा कौन सी थी? पहला है तुर्की, दूसरा है उर्दू, तीसरा है फारसी, चौथा है हिंदी। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। और आप सभी को पता है कि कौन हो जाएगा, तुर्की तो होगा नहीं, मुगल इसको क्यों बनाएंगे, हिंदी तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, और फारसी ही आपका क्या है, सही है। चाहे ये सल्तनत काल हो, चाहे ये मुगल काल हो, यही इनका राजकीय और इनका न्यायिक भाषा है। याद रखिएगा, ये कोई भी काल हो, हमेशा फारसी को ही टिक कीजिएगा एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि अकबर के समय में महाभारत का फारसी में अनुवाद निम्न में से किस नाम से हुआ है? आप लोगों के लिए बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और आपका पहला है रज़्मनामा, दूसरा है कलीला वादिमना, और तीसरा है यार ए दानिश, और चौथा है अनवर ए सुहेली। तो आप सभी को पता है बच्चा लोग कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, रज़्मनामा ही महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था अकबर के टाइम पीरियड में।
चलिए बच्चा लोग देखिए अगला प्रश्न, महाभारत का फारसी में अनुवाद निम्न में से किसने किया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। पहला है नकीब खां, दूसरा है बदायूनी, तीसरा है अब्दुल कादिर, चौथा है उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन है जो कि आपका सही हो जाएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद निम्न में से किसने किया है। तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है और इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल सही हैं। जिसमें मेन है बदायूनी और उनकी मदद करें नकीब खां और अब्दुल कादिर बदायूनी, और किसकी देखरेख में हो रहा था, फैज़ी। तो ये सभी बातें बिल्कुल सही है बच्चा लोग। ये क्वेश्चन भी आया है कि किसने अपने शासनकाल में अनुवाद विभाग की स्थापना किया था, अकबर ने, और इस अनुवाद विभाग ने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, बहुत ही शानदार, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल द्वारा किस नाम से किया गया था, आपको ये बताना है। और देखिए नाम याद रखिएगा कि पहली बात तो ये पंचतंत्र है, दूसरा किस भाषा में हुआ है, फारसी में हुआ, तीसरा किसने किया, अबुल फजल ने किया है, और चौथा किस नाम से किया है। पहला है अनवर ए सादात, दूसरा है यार दानिश, तीसरा है रज़मनामा और चौथा है उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका इम्पॉर्टेंट नाम है और आपको वो पता होना चाहिए। पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, अनवर ए सादात, या अनवर ए सुहेली भी देता है, अनवर ए सुहेली, याद रखिएगा, ये भी दे दे तो भी सही है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र का सबसे ज़्यादा अनुवाद हुआ है और सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, 40 विदेशी भाषाओं में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा निम्न में से किस चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। आपको बताना है किस चित्रकार को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, दूसरा है दसवंत, तीसरा है अबू समद और चौथा है पसावन। बताएंगे बच्चा लोग, ये उपाधियाँ बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है बिल्कुल सही है। आबुद समद को ही अकबर ने क्या दिया है, सीरी कलम की उपाधि दी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1602 ईस्वी में अकबर के दरबार में इतिहासकार अबुल फजल की हत्या कर दी थी। आपको बताना है कि अकबर के दरबार में रहने वाले जो इतिहासकार थे अबुल फजल, इनकी हत्या 1602 ईस्वी में किसने की। पहला है सलीम, दूसरा है मिर्जा गयास बेग, तीसरा है वीर सिंह बुंदेला और चौथा है एतमादुद्दौला। निश्चित तौर पे बहुत ही फेमस प्रश्न है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, किसने हत्या किया था, वीर सिंह बुंदेला ने हत्या किया था। लेकिन अगर यहाँ पे होता कि किसने हत्या करवाई, किसने करवाई, तब क्या हो जाता, तब सलीम हो जाता। करवाई किसने, सलीम यानी कि जहांगीर ने, किया किसने, वीर सिंह बुंदेला ने किया था। हुआ कब है, 1602 ईस्वी में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और अबुल फजल को अकबर दक्षिण से बुलाए थे, वो उस समय दक्षिण में थे, दक्षिण के अभियान पे थे। अकबर ने बुलाया था कि आइए और सलीम को समझाइए, और इसी दरमियान रास्ते में 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने सलीम के इशारे पर क्या किया, अबुल फजल की हत्या कर दी। बहुत ही शानदार है बच्चा लोग, याद रखिएगा सारे पॉइंट। अगला प्रश्न देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। बहुत आसान है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, सभी को पता है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। आप देखिए आपके सामने दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि सही हैं, लेकिन उसमें से सबसे सही जो है आपको वो बताना है। फटाफट बताएंगे। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, और सिकंदरा कहाँ है, आगरा में है। तो अगर सिकंदरा आगरा दोनों दिया है तो सिकंदरा, और अगर सिकंदरा नहीं होता तब हो जाता आगरा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, सिकंदरा में है। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन, अकबर के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे। कितने सूबे थे जब अकबर का टाइम चल रहा था, आपको ये बताना है। याद रखिएगा, अभी आपको 2 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अकबर के साम्राज्य में कितने सूबे थे। इतना ही नहीं, शाहजहाँ के समय में कितने सूबे थे, औरंगजेब के समय में कितने थे, सब पूछा गया है। अकबर के समय में 15 है,
और शाहजहाँ के समय में 18 हैं। शाहजहाँ के समय में कितने हैं? 18 हैं। और औरंगजेब के समय में कितने हो गए थे? 20। दो और जुड़ गया था। औरंगजेब के समय में बीजापुर और गोलकुंडा शामिल होने के बाद 20 हो गया था। याद रखिएगा तीनों, अकबर में 15, शाहजहाँ में 18 और औरंगजेब के टाइम पीरियड में 20 सूबे थे मुगल साम्राज्य में। फटाफट आपके सामने और भी एक क्वेश्चन है, यानी कि इसके बाद एक और है बस, और उसके बाद नहीं है। अकबर के समय में 10 साला बंदोबस्त का जनक कौन था? सभी को पता है, बहुत इजी था, इसीलिए रख दिया आप लोगों के लिए। निश्चित तौर पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे को, ये सारी चीज़ें रट गई हैं आप लोगों को, इतना ज़्यादा रिविज़न जो हुआ है आप लोगों का। निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता है बच्चा लोग कि कौन है? टोडरमल, सूरजनहाड़ा, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा। कोई मतलब ही नहीं, सभी को पता है टोडरमल ने ही 10 साला बंदोबस्त लागू किया था, जिसको जाप्ती प्रणाली भी कहा जाता है। 10 साला कहिए या जाप्ती। आज का आखिरी प्रश्न है बच्चा लोग, और उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो ज़रूर बताइए, बेझिझक आप लोग अपनी बातों को रखिएगा, कोई जो है दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने झरोखा दर्शन, तुलादान और पायबोस जैसी पारसी परंपराओं को अपने दरबार में शुरू किया था? बताएंगे बच्चा लोग। आज का आखिरी और बहुत ही शानदार प्रश्न, और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि कौन से शासक हैं जो इतने उदार थे, जो सभी धर्मों, सभी संप्रदाय, सभी जातियों की चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे बड़ी उदारता से। उस समय के एक विदेशी यात्री ने कहा है कि जो अकबर हैं वो इतने महान हैं कि वो अपनी प्रजा की छोटी छोटी भेंट को बड़े जो है सम्मान के साथ, गर्व के साथ ले करके अपने सीने से लगा लेते हैं, और बड़े बड़े ज़मींदारों, साहूकारों और नवाबों के कीमती तोहफों को वो देखते तक नहीं हैं। इतने महान थे अकबर, निश्चित तौर पे ग्रेट क्यों ना कहे जाएं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, अकबर ने ये सारी चीज़ें अपने दरबार में लागू की थी। तो बच्चा लोग, आप लोगों को भी ऐसे ही ग्रेट बनना है, बहुत अच्छा करना है, खूब मेहनत कीजिए और दिन रात एक कर दीजिए, जितना हो पढ़ाई कीजिए। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई भी बातें हो बेझिझक बोलिए, आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, और उम्मीद करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा क्लासेस करके। हमें तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा के, आप लोगों को कैसा लगता है वो तो कमेंट से पता चलता है, और उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले दिन ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।